हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा था मैकाले का विवरण पत्र। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि के कारण क्या हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था। और फिर उसके बाद जो है मैकाले का विवरण पत्र आया, 1835 में आया। मैकाले ने पूरी तरीके से किसका समर्थन किया? पाश्चात्य का समर्थन किया। पूरी तरीके से वो अंग्रेजी समर्थक था और उसने अंग्रेजी शिक्षा का ही पूर्ण रूप से समर्थन किया, जिसकी वजह से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था वो समाप्त नहीं हुआ। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चलता रहा। फिर इसके बाद आपका 1839 में आए लॉर्ड ऑकलैंड। कौन आए? लॉर्ड ऑकलैंड आए और उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समापन किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उस धनराशि में से कुछ मात्रा में प्राच्य साहित्य पे खर्च किया जाए और कुछ जो है धनराशि पाश्चात्य साहित्य पे खर्च की जाए, जिससे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया। आपको पता है कि जो कंपनी के द्वारा आज्ञा पत्र दिया जाता था वो आज्ञा पत्र 20 साल के लिए मान्य होता था। ये हमने पहले आपको बताया था। तो 1813 में आज्ञा पत्र आया, फिर उसके 20 साल के बाद आया आपका 1833 में आज्ञा पत्र। तो 1833 में जो आज्ञा पत्र आया उस आज्ञा पत्र के अंतर्गत पूरी तरीके से जो है मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए कि विश्व की कोई भी मिशनरियाँ आके भारत में अपना स्कूल खोल सकती हैं, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का और अधिक प्रचार प्रसार होने लगा और विभिन्न प्रकार की मिशनरियाँ आके, धार्मिक संस्थाएं आके अपनी जो है संस्थाएं खोलने लग गई। उसी समय जो 1800 के बाद 1833 के बाद फिर 20 साल बाद फिर उस आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का वक्त आया, फिर नवीनीकरण का वक्त आया। तो उस समय देखा गया कि भारतीयों की शिक्षा, जो मैकाले की शिक्षा नीति बनी हुई थी, उस शिक्षा की वजह से भारतीयों की शिक्षा की बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही थी और भारतीयों की शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक क्या बनाई, एक जांच समिति बनाई। क्या बनाई? एक जांच समिति बनाई और उस जांच समिति से कहा कि आप भारतीयों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करके अपने जो है अपना विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जो जांच समिति बनाई गई, उस जांच समिति ने 19 जुलाई सन 1854 को अपना जो विवरण पत्र था वो प्रस्तुत किया। और उस समय चार्ल्स वुड क्या थे? चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति कौन थे? चार्ल्स वुड थे। तो चार्ल्स वुड उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। पार्लियामेंट ने जो जांच समिति बनाई थी, उस जांच समिति ने अपनी जो भी मतलब समस्याएं थी, जो भी सारी चीज़ें थी, उनको लिखकर एक लेख पत्र करके और उसको जो है चार्ल्स वुड के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये जो उन्होंने जो विवरण पत्र बनाया, उस विवरण पत्र के मतलब अध्यक्ष चार्ल्स वुड होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? वुड का घोषणा पत्र रखा गया। और ये वुड का घोषणा पत्र जो था बहुत ही लंबा था। इसमें 100 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद का ये घोषणा पत्र था और इसको रखा गया। और इस घोषणा पत्र के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा की विस्तृत व्याख्या की गई। पूरी तरीके से शिक्षा के प्रति पूरी व्याख्या की गई। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र क्यों आया? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र इसलिए आया कि जो मैकाले का घोषणा पत्र था उसमें जो शिक्षा के भारतीयों की शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा अनदेखी की गई थी। उसमें जो है पूरी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार रखा गया था। और 1833 के आज्ञा पत्र में जो विश्व की मिशनरियाँ थी उनको भारत में आने के लिए उनके द्वार खोल दिए गए थे, जिसके कारण उस भारतीयों की शिक्षा जो है बहुत दयनीय स्थिति में थी। और इस स्थिति और आपको पता है कि हर 20 साल के बाद जो आज्ञा पत्र होता है उसका नवीनीकरण किया जाता था। तो 1833 में जब आज्ञा पत्र आया, तो जब उसका 1853 में उसके नवीनीकरण का समय आया, तो उस समय देखा गया कि भारतीयों की शिक्षा अत्यधिक दयनीय है। इस वजह से एक जांच समिति बनाई गई और उस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी?
चार्ल्स वुड को सौंपी। और चार्ल्स वुड क्या थे उस समय? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। ठीक, और जो ये पत्र उन्होंने सौंपा वो कितने अनुच्छेदों का था? 100 अनुच्छेदों का था। कितने अनुच्छेदों का था? 100 अनुच्छेदों का था। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है कि वुड का घोषणा पत्र कितने अनुच्छेदों का था। तो कितने अनुच्छेदों का था? 100 अनुच्छेदों का था। अब लॉर्ड वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने नवीन लक्ष्यों के आधार पर, ये नीचे लिखा हुआ है, नवीन लक्ष्यों के आधार पर अपनी शिक्षा नीति बनाई थी, इसलिए इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या सिफारिशें की इसको हम जान लेते हैं। तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र, हमने बताया ना बहुत लंबा उनका जो है लेख, जो पत्र था बहुत लंबा था। तो उन्होंने सबसे पहला लिखा शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य का परम कर्तव्य है कि वो भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दे, इसलिए सभी राज्यों को यह आदेशित किया जाता है कि वो अपने अपने राज्य में शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हों। यानी शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पे डाल दिया गया? राज्यों पर डाल दिया गया। फिर दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य। इन्होंने कहा, चार्ल्स वुड ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीयों में प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना और उनको एक अच्छे नागरिक बनाना। इस तरीके से इन्होंने बताया कि शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए। फिर शिक्षा का पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बताया कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके अंतर्गत प्राच्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिले और पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिले। यानी पाश्चात्य साहित्य भी पढ़ाया जाए लेकिन साथ ही साथ प्राच्य साहित्य भी पढ़ाया जाए। यानी अरबी, फारसी, संस्कृत साहित्य को पूर्णतः स्थान दिया जाए और संस्कृत साहित्य को, अरबी फारसी साहित्य को पूरी तरीके से पढ़ाया जाए, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिर शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम में उन्होंने कहा कि आपकी 3 प्रकार की भाषाओं को इन्होंने बात की कि आपकी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? आपकी जन भाषा होनी चाहिए, आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए, प्लस हिंदी भाषा होनी चाहिए और प्लस इंग्लिश भाषा होनी चाहिए। यानी देसी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो है बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी प्राच्य शिक्षा मतलब जो शिक्षा आपकी है वो हिंदी भाषा के माध्यम से दी जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी अनिवार्य रूप से रखी जाए। फिर उन्होंने कहा क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी उनकी पहल थी, किसकी? वुड के घोषणा पत्र की। इसके पहले जो शिक्षा व्यवस्था हमारी थी वो क्रमबद्ध चरणबद्ध नहीं थी, तो इन्होंने जो है चरणबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने कहा प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, फिर उच्च माध्यमिक और उसके बाद विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा। इस तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, कैसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप करके एक सीढ़ी नुमा इन्होंने शिक्षा क्रम का निर्माण किया। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना, वुड के घोषणा पत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। फिर इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने कहा कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है या जो विद्यालय चल रहे हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, ऐसे विद्यालयों को सरकार जो है, सरकार के द्वारा सहायता दी जाए, अनुदान दिया जाए, जिससे उनकी स्थिति और अच्छी हो सके। फिर अगला शिक्षकों के प्रशिक्षण। इन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विद्यालय खोले जाएं,
जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके और शिक्षा को और अधिक अच्छा बनाया जा सके। फिर अगला इन्होंने बताया व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और मुस्लिमों की शिक्षा के लिए इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने कहा विभिन्न व्यावसायिक स्कूल खोले जाएं, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा विद्यालय, चिकित्सीय विद्यालय आदि विभिन्न विद्यालय खोले जाएं। साथ ही साथ इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बताया कि बालिका विद्यालय अधिक से अधिक खोले जाएं और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर उन्होंने बताया मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कि मुस्लिमों की शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। फिर अगला है जन शिक्षा का प्रचार। जन शिक्षा के प्रचार के लिए जो उस समय हमारे जो पूर्व पहले के विद्यालय चले आ रहे थे, प्राथमिक विद्यालय जो चले आ रहे थे, ऐसे विद्यालयों को उन्होंने नवीनीकरण करने को कहा और कहा कि जन जन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। ऐसा ना हो कि केवल हम एक किसी वर्ग को शिक्षा दे दें और अगला वर्ग उस शिक्षा से वंचित रह जाए। फिर अगला आएगा प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन। उड के घोषणा पत्र में सबसे मुख्य बात यह रही कि इन्होंने पूरी तरीके से भारतीय साहित्य को यानी प्राच्य साहित्य को, संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य को पूर्णतः प्रोत्साहन दिया और पूरी उसका समर्थन किया कि प्राच्य साहित्य को शिक्षा में मुख्य स्थान दिया जाए और प्राच्य साहित्य के आधार पर शिक्षा बालकों को दी जाए। फिर अगला है निस्यंदन सिद्धांत का विरोध। आपको पता है निस्यंदन सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था, किसकी देन थी? लॉर्ड मैकाले की। तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत बनाया था और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि शिक्षा पे सभी का अधिकार नहीं है, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और उच्च वर्ग से छन छन कर नीचे जन तक वो शिक्षा पहुंच जाएगी। तो इन्होंने इस बात का पूर्णतः घोर विरोध किया कि शिक्षा पर सबका अधिकार है और जन जन तक शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जन शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अब उनके घोषणा पत्र के क्या गुण थे और क्या दोष थे आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहला तो है इन्होंने भारतीय भाषाओं को महत्व दिया। उन्होंने भारतीय भाषाओं को, भारतीय साहित्य को बहुत अधिक महत्व दिया। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इनकी रही कि इन्होंने क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। तीसरा है कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और बताया कि शिक्षा जो है व्यक्ति को ऐसी दी जाए जिससे वो अपने जीविकोपार्जन कर सके, जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। फिर विद्यालयों का नवनिर्माण किया, नए नए विद्यालयों की स्थापना की और जो पुराने विद्यालय थे उनका नवीनीकरण कराया। फिर पाश्चात्य के साथ साथ प्राच्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्राच्य शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा को भी पूर्णतः प्रोत्साहन दिया, यानी हिंदी, अरबी, फारसी साहित्य के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य साहित्य को भी पढ़ाने के लिए पूरा जोर दिया। विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई, विश्वविद्यालय जिससे बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। उस समय स्कूलों कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, बच्चे जो है अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से भारतीयों की शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इसलिए उन्होंने नए स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। निस्यंदन सिद्धांत का अंत किया, यह इनके जो है घोषणा पत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया, यह इनके घोषणा पत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। सहायता अनुदान प्रणाली को प्रारंभ किया, जो संस्थाएं चल रही थी उनको सरकार के द्वारा या जो बड़े बड़े राजघराने थे, उन जो साहूकार थे, उनसे कहा गया कि आप जो है शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान दें, जिससे कि शैक्षिक संस्थाएं और अधिक प्रगति कर सकें, उनकी व्यवस्थाएं उत्तम हो सकें। तो ये तो रहा उड के घोषणा पत्र के गुण। अब जान लीजिए दोष। उड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष था, नंबर 1 जो सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि उन्होंने जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर की। किसके आधार पर की? लंदन विश्वविद्यालय को आधार मानकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।
दूसरा मुख्य जो इनका उद्देश्य था वो था कि इनके अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था केवल नौकरी पाना था। इनकी शिक्षा में परीक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इनकी शिक्षा के अनुसार बालक का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना और उसके बाद नौकरी पाना था, जिससे शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। शिक्षा एक संकुचित अर्थ में आ गई और उस अर्थ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करना, अर्थात सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना। ये एक बहुत बड़ा इनका दोष था। दूसरा इनका बहुत बड़ा दोष था कि इन्होंने शिक्षा जो अपना वो घोषणा पत्र दिया उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अंग्रेजी को सर्वोपरि रखा। प्राच्य शिक्षा को तो महत्व दिया लेकिन सर्वोपरि उन्होंने अंग्रेजी को रखा। उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य था। मिडिल क्लास में शिक्षा पाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य था। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। फिर अगला इनका जो रहा कि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें पूरी तरीके से इनकी जो मंशा थी उठकी कि भारतीयों को रंग से और शरीर से तो भारतीय रखा जाए लेकिन मन मस्तिष्क से उनको पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंग देना, ये एक इनकी बहुत बड़ी कमी थी। अगला था कि निस्यंदन सिद्धांत का जो इन्होंने खंडन किया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ की कि जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने देशी विद्यालयों की जो प्राथमिक विद्यालय या जो उस समय के स्कूल चल रहे थे उन स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक बात इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि उनके घोषणा पत्र की जो सबसे बड़ी कमी रही कि इन्होंने शिक्षा को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। क्या कर दिया? शिक्षा को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। शिक्षा पूरी तरीके से क्या हो गई? धर्म से अलग हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि शिक्षा में जो धर्म का समावेशन था उस धर्म को उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया। तो ये तो रहा वुड का घोषणा पत्र 1854। वुड का घोषणा पत्र 1854 ये कब आया? आपका 19 जुलाई 1854 में आया। कब आया? 1854 में आया। 19 जुलाई 1854 में आया। क्यों आया? क्योंकि उस समय भारतीयों की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत दयनीय थी। किसके द्वारा आया? जो हमारा 1833 का आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र में हमारे यहाँ पे विश्व की सभी मिशनरियाँ आके अपनी संस्थाओं की, स्कूली संस्थाओं की या विभिन्न मिशनरियों की स्थापना करने लग गई थी, जिससे भारतीयों की जो स्वयं की शिक्षा व्यवस्थाएं थी या स्वयं की शिक्षा थी उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही थी। तो इसके लिए क्या की गई? एक जांच समिति बनाई गई और उस जांच समिति ने भारतीयों की शिक्षा का पूरा अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद अपना एक विवरण पत्र सौंपा। कब? 19 जुलाई 1854 को। किसको सौंपा? चार्ल्स वुड को। क्या चार्ल्स वुड क्या थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे, इसलिए, और उसके अध्यक्ष थे। तो इसलिए इस घोषणा पत्र का नाम क्या पड़ा? 1854। एक बार आप लोग फिर याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलती थी उसको क्या होता था? ब्रिटिश सरकार आज्ञा पत्र देती थी और जो आज्ञा पत्र आता था उसी के आधार पर 20 साल तक कार्य भारत में किया जाता था। तो आपने देखा 1813 में आज्ञा पत्र आया, फिर 1813 के बाद 1833 में आज्ञा पत्र आया। हर 20 साल के बाद उस आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाता था और नवीनीकरण के बाद फिर वो जो शिक्षा नीति दी जाती थी उसी के आधार पर शिक्षा कार्य किए जाते थे। और फिर 1833 के बाद 1854 में चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।